ठीक है, सारे वीडियोस आपको आज ही मिलेंगे, जैसे मिसलेनियस और पुराने वाला। अगर पुराने वाले में कुछ बाकी है या कुछ पोर्शन है तो आप मुझे पहले बता दीजिएगा, तो उसके हिसाब से फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। बेस थ्योरम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, मेन मिसलेनियस में बेस थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है पहले समझिए। कॉन्सेप्ट यह है कि बेस थ्योरम में सबसे पहले मेन इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड हो गए एग्जांपल के लिए। फिर कॉमन इवेंट को क्रिएट किया जाता है, फिर कॉमन अपॉन मेन, पुराने वाले वीडियोस में भी आप लोगों को यही चीज मिलेगी। और लास्ट में इन दोनों में से किसी ना किसी का फ्लिप हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज हम लोग कर, मतलब या तो फर्स्ट अपॉन आपको सी मिलेगा या फिर ये पूरा, ये फॉर्मेट जब तक आप दिमाग में नहीं रखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ मेन इवेंट, फिर कॉमन इवेंट, उसके बाद में कॉमन अपॉन मेन, और लास्ट में इनमें से किसी का फ्लिप। इसी चीज को आगे बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। जो जो बेस के क्वेश्चन इसमें है वो हम लोग करते हैं। फिर कल हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के जो बाकी 2 टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोनों बहुत इजी टॉपिक्स हैं, हम लोग कंप्लीट कर ही लेंगे ताकि चैप्टर ही हो जाएगा फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, पेज नंबर है ये 435। बढ़े आगे, देखिए सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर्स। एक इंफॉर्मेशन दी है कि जितने भी लोग हैं उसमें 5% लोगों के मेंस में और 0.25% वुमेन्स के ग्रे हेयर्स है। आगे, अ ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब आपको एक ग्रे हेयर्ड पर्सन एक रैंडमली सिलेक्ट करना है, वो मैन भी हो सकता है और वुमेन भी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मेल। आप प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो उस पर्सन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, वो मेल हो। अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। आप अज्यूम कर लीजिए कि इसमें इक्वल नंबर्स ऑफ मेल्स और फीमेल्स है। अब आप मुझे बताइए इसमें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मेन इवेंट क्या होगा, कॉमन क्या होगा। आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करके बताइए। मेल और फीमेल हो जाएगा मेन इवेंट। कॉमन इवेंट क्या है, उन दोनों के ग्रे हेयर है। अच्छा मान लो अगर आपको ये बात समझ में नहीं भी आती है कि यार कौन सा कॉमन है कौन सा मेन है, तो इसलिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़िए जहां ये लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मेल। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हो क्वेश्चन में, स्पेशली जब वो बेस का क्वेश्चन है, इसका मतलब वो वन ऑफ द मेन इवेंट है। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, मेल की, तो इसका मतलब मेल और फीमेल मेन इवेंट है। तो कॉमन इवेंट कौन से हो जाएंगे, ग्रे हेयर वाले। तो अब देखते हैं, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल्स। क्या मैं 1/2 1/2 लिख लूं क्या? ये कैसे पता चला कि मुझे 1/2 है? उसने खुद ने बोला क्वेश्चन में कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। करेक्ट है क्या? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक है, अच्छा कॉमन इवेंट क्या होगा इसमें, ग्रे हेयर्ड पर्सन है। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर्ड कॉमन अपॉन मेन, अगर आप याद रखोगे तो क्लियरली कॉमन अपॉन मेन, ग्रे इन मेल्स। कितने मेल पर्सन है जिनके ग्रे हेयर्ड है, 5%। तो क्या इसको 5/100 लिख दिया जाए? अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर्ड इन फीमेल्स 0.25%। तो ये हो जाएगा। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? पक्का, कोई डाउट मत रखिएगा। मेन कॉमन अपॉन मेन, कॉमन अपॉन मेन आप पहले लिख लीजिए और फिर ढूंढिए कहां लिख रखा है। कई बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं कि यार अब आगे क्या करूं, तो प्रोसेस दिमाग में रखिए कि सबसे मेन इवेंट लिखूंगा, फिर कॉमन इवेंट ढूंढेंगे, फिर कॉमन अपॉन मेन की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अब इन दोनों में से किसी ना किसी का वो फ्लिप देगा। किसका फ्लिप पूछा है, मेल का। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ m अपॉन g उसने आपसे पूछा है। करेक्ट है। अब इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको बताया था, मैंने बोला था ना इन दोनों में से किसी ना किसी का फ्लिप पूछेगा, पूछ लिया। अब इनका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होगा, इसको फिर से उल्टा कर दीजिए, g अपॉन m। सही है, फिर ये नीचे m है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ m। वापस इसको नीचे लिखिए, g अपॉन m प्रोबेबिलिटी ऑफ m, और अब प्रोबेबिलिटी ऑफ g अपॉन f और प्रोबेबिलिटी ऑफ f। करेक्ट है क्या?
बोलिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसका फ्लिप हो जाता है, वापस से नीचे टोटल लिखते हैं। सबकी वैल्यूज पुट कर लीजिए यहां। और जब आप सबकी वैल्यूज पुट करेंगे तो g अपॉन एम 5/100 मल्टीप्लाई बाय m कितना है, हाफ। 5/100 मल्टीप्लाई बाय हाफ 0.25/100 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। करेक्ट लिखा है क्या मैंने क्यों इसको नहीं किया, 100 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पूरा आके कट रहा है, तो 100 कट रहा है तो मुझे बताइए कितना होगा, ऊपर बचेगा 5/2। अच्छा हाफ भी कट रहा है तो हाफ भी हटा लीजिए, तो ऊपर बचेगा कौन भाई, यहाँ पे 1/100 बाहर आ रहा है, नीचे 1/100 बाहर आ रहा है, कट जाएगा। यहाँ 1/2 बाहर आ रहा है, नीचे 1/2 बाहर आ रहा है, वो भी पूरा का पूरा कट, बचेगा कौन, 5 बचेगा। यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे 0.25, तो 5/5.25 इसको सॉल्व कर लीजिए, वो आपका आंसर है कितना, 20/21, ये इसका आंसर है। मैंने आपको पहले ही बोला अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा एक्सीड हो जा रहा है तो इस बात में चेक करिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने गड़बड़ कर रखी है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? पक्का? ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर, जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th अगर आपको पता हो तो आपको टेस्ट में भी दिया गया है और 10th क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10th कर रहे हैं। इसको मिटाऊं क्या मैं? आप में से कोई है जिसको अभी भी बेस में दिक्कत है? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल लिख लीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। आप लिख लीजिए एम क्या है, एम फॉर द मेल है, एफ फॉर द फीमेल है, पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए उसको। और क्या लिखेंगे? नहीं नहीं वो नहीं, मेन इवेंट कॉमन इवेंट तो मैंने आपको बताया है कि याद रखने का तरीका है वो। मेन कॉमन इसको प्रोबेबिलिटी इसको थोड़ी ना समझ में आता है, वो तो आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाया है कि हमेशा अपने दिमाग में ये बातें दिमाग में रखिए। बाकी मेन कॉमन जैसी कोई चीज होती नहीं है प्रोबेबिलिटी में। आप क्या सोच रहे हो मेन कॉमन कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, वो तो एक आपको याद रखने का तरीका सिखाया गया है कि पहले मेन होता है फिर कॉमन याद रखिए फिर कॉमन अपॉन मेन, इस तरह से। समझ में आया? वहां लिख मत देना कॉपी के अंदर कि मेन इवेंट कॉमन इवेंट, ऐसी कोई टर्म्स थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी में, कहीं पे भी नहीं है। ये तो सिर्फ आपको शॉर्टकट तरीके सिखाए गए याद रखने के, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये चीजें हमें निकालनी है। हटाऊं ये? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, HOTS में भी कई बार पूछा जा चुका है। देखिए, अ बैग 1 कंटेन, फर्स्ट बैग है वो कंटेन कर रहा है 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 3 रेड, मैं लिख लू यहां पे एक, देखिए ये फर्स्ट बैग है, इसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है। दूसरा एक और बैग है जिसमें 4 रेड है और 5 ब्लैक बॉल है, ये सेकंड बैग है। ठीक है, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to 2, एक बॉल को यहां से यहां पे ट्रांसफर किया गया है, पर ये बताया नहीं गया वो कौन से कलर की बॉल है। पहले 2 चीजें बताई कि बॉक्स 1 में क्या सिचुएशन है, सेकंड कंडीशन बताई बॉक्स 2 में क्या सिचुएशन है, और एक कंडीशन उसने बताई कि बैग 1 से लेके 2 के अंदर आपको एक बॉल ट्रांसफर करनी। अ बॉल लिखा हुआ है ना, अ बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to 2, देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग नंबर 2। क्या मतलब? सेकंड बैग में से एक बॉल कब, ट्रांसफर होने के पहले या ट्रांसफर होने के बाद? इसका मतलब अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि भाई बॉल जो निकालनी है वो बैग नंबर 2 में से ही निकालनी है। अच्छा, वो रेड भी हो सकती है। और आगे देखिए, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। मेरी बुक में रेड ही लिखा हुआ है, आपकी भी रेड ही है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी, हाँ सबकी बुक में रेड ही लिखा हुआ है। हाँ, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। आप सुनिए, सेकंड वाले बैग में से आपको रेड कलर की बॉल ही निकालनी है, चाहे भले ट्रांसफर। आप सुनिए, मान लो यहां से रेड बॉल ट्रांसफर हो गई है, तो यहां रेड कितनी हो जाएगी, और आप कौन सी निकालोगे, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी?
5/10, सही है क्या? समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं भाई? एक बॉल अगर रेड ट्रांसफर हुई, अच्छा ब्लैक हुई तो, अगर एक ब्लैक हो गई तो कहां पड़ेगा? और आप कौन सी बॉल निकालेंगे? निकालेंगे रेड ही, चाहे ट्रांसफर, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 4/10। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज, बताइए मेन और कॉमन कौन कौन सा है? देखो मेन क्या होता है जो पहले हुआ है, और कॉमन क्या होता है जो, अरे मेन के बाद में तो नेक्स्ट वाला इवेंट होगा, तो मेन इवेंट कौन सा होगा? ट्रांसफर्ड बॉल इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज करेक्ट। ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि रेड ट्रांसफर हुई है? 3/7 होगी। अरे यहां से ये तो ट्रांसफर हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 4/7। अच्छा बताइए कॉमन इवेंट क्या है? आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए, आपको क्या लगता है इसमें कॉमन इवेंट क्या है? रेड बॉल ड्रॉ करना। तो क्या होगा? कॉमन इवेंट लिख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सुनना, अच्छा किसमें से? फ्रॉम, करेक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग नंबर, नहीं व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल, ये होगा ना TR, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R/TB, करेक्ट है। चलिए वापस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, तो कहां से निकालेंगे वो? सेकंड वाले में से। तो अब मान लीजिए रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, तो यहां पे रेड बॉल यहां 1 हो जाएगा। अच्छा कौन सी बॉल निकालेंगे? रेड ही निकालेंगे, तो 5/10 आ जाएगा। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज, कौन सी बॉल ट्रांसफर होकर आई थी? ब्लैक, तो कितना होगा बताइए? 4/10। क्यों बताइए? रेड की ही प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों में से किसी ना किसी का फ्लिप पूछा है, किसका पूछा है? रेड का पूछा है या ब्लैक का पूछा है? देखिए एक बार, ब्लैक का ही पूछा है, तो इसका मतलब आपको TB/R पूछा है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या आप? कैसे भाई? मैंने बोला था ना पहले में, मेन इवेंट, फिर कॉमन अपॉन मेन, और इन दोनों में से किसी ने किसी का फ्लिप। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अपॉन TB, प्रोबेबिलिटी ऑफ TB, रेड अपॉन TB, प्रोबेबिलिटी ऑफ TB, रेड अपॉन TR, प्रोबेबिलिटी ऑफ TR। क्या इन सब की वैल्यूज है आपके पास में? इन सब की वैल्यूज पुट कर लीजिए। तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 4/10, 4/7, इसको सॉल्व कर लीजिए और फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है? 16/31, जैसा आप लोग बता रहे हैं कैलकुलेट करके, है ना? ये इसका आंसर है। फटाफट करिए इसको। देखिए क्या चीज थी कि जो बोर्ड्स के अंदर एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि उसने बोला था कि आपको यहां से 2 बॉल निकालनी है और दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। सुनना अच्छे से, अभी कितनी बॉल निकाल रहे हैं? 1। और अभी अब कितनी निकालनी है? और दोनों कितनी होनी चाहिए? तो बोर्ड का एक क्वेश्चन था जिसमें क्वेश्चन सब कुछ सेम था, लेकिन उसने बोला था अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग नंबर 2 की जगह 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग नंबर 2। तो चेंज कहां आएगा? बाकी सब सके वही रहेगा। जहां पे हम लोग ये निकाल रहे हैं तो 2 बॉल निकालनी है। तो अब बताइए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन द ट्रांसफर्ड बॉल इज 2। तो नहीं ट्रांसफर्ड बॉल एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, 2 बॉलें जो निकालनी है वो दोनों क्या होनी चाहिए? और ट्रांसफर्ड बॉल इज, तो इसलिए मैं यहां पे 2R कर लेता हूं। चलिए तो 2R अब आपको याद रहेगा। बताइए अगर ऐसा होता कि इस बैग में से 2 बॉलें निकालनी है तो 2 बॉल्स जो दोनों होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए जब ट्रांसफर क्या हुई है? रेड हुई है। तो मुझे बताइए ट्रांसफर रेड हुई है तो यहां पे कितना होगा? अब इसमें से आपको कितनी रेड बॉल निकालनी है? 2। तो इसका क्वेश्चन होगा कितना होगा बताइए? 5C2/10C2। बताइए क्यों? सेकंड बैग में से आपको 2 रेड निकालनी है और आपके पास में कितनी रेड बॉल है? 5 है, क्योंकि एक बॉल ट्रांसफर हो गया ये ना, तो 5C2/10C2 हो जाएगा। समझ में आया? और अगर इधर होता 2 रेड बॉल निकालनी है जब ट्रांसफर कौन सी हुई है? ब्लैक। तो बताइए यहां कितना होगा?
और यहाँ पे 10C2 ही होता, बस यही। क्या कॉम्बिनेशन आपको सॉल्व करना आता है? कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? ये चीज है। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट मत रखिए, हेजिटेट मत होइएगा, पूछ लीजिएगा। 5/10 को हाँ मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी, वो भी कर सकते हो, है ना, वो ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये कब होगा बताइए? जब 2 बॉलें यहां से निकालनी हो। इज दैट क्या HOTS का क्वेश्चन हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए? बात समझ में आई? इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना। कैसे? उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है, समझिए। अगर उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट, समझ में आया? तो विदाउट रिप्लेसमेंट विथ रिप्लेसमेंट होता है। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप नेक्स्ट बॉल निकालेंगे तभी प्रोबेबिलिटी 5/10 ही होगी, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो पहली 5/10 और दूसरी 4/9, और बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखा हो तो विदाउट रिप्लेसमेंट ही कंसिडर करिएगा। समझ में आ गई बात? 5/10 मल्टीप्लाई बाय 4/9 विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर हमेशा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई क्या? पक्का ना? इसके साथ में और भी चीजें मैंने बताई थी कि अगर वो बोलता कि एक रेड और एक ब्लैक निकालिए, ये भी मैंने बताया था कि भाई दोनों रेड की जगह वो बोल सकता था कि एक रेड और, तो बताइए कहां चेंज आता? एक रेड और एक ब्लैक होती तो बताइए, अगर एक रेड एक ब्लैक होती तो बताइए यहां क्या लिखता मैं? 4C1, नहीं सॉरी, पहले यहां पे आई थी ना बॉल, मान लो रेड ट्रांसफर हुई है तो क्या होता बताइए? 5C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1 ही होता। क्यों बताइए? एक रेड, करेक्ट है। अब इसके साथ में वापस से क्या लिखा जाता? 5C1, और बताइए क्यों लिखा जाता? नहीं, हो सकता है ना कि पहले कौन सी निकल जाए? ब्लैक आ जाए और बाद में क्या आ जाए? रेड आ जाए। समझ में आया? तो जैसे जैसे चीजें क्वेश्चन में बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। समझ में आया? तो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। एक बॉल में कोई दिक्कत नहीं है, 2 बॉल सेम कलर की आ जाए तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग कलर की आ जाए तब भी फिर हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपके दिमाग में रहे ये एक्सट्रीम HOTS लेवल है ना। मुझे नहीं लगता इस तरह का क्वेश्चन वो पूछेगा, लेकिन मैंने आपको पहले करवाए थे इसलिए वापस से रिकॉल करवा रहा हूं ये चीजें। नहीं तो अपने नोट्स चेक कर लेना, वहां पे मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है आपको, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको अ बॉल के हिसाब से वापस से लिख रहा हूं। कितना होगा बताइए? और ये कितना होगा? 4/10। अब आप आइए वापस से क्वेश्चन नंबर, अब मैं सब मिटा रहा हूं ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए सभी लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको बोला गया है। बॉक्स को देख के परेशान मत होना कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन क्या है, बहुत चीजें आसान है। सपोज वी हैव 4 boxes ABCD containing colored marbles as given below. One of the box has been selected at random. क्या मतलब इस बात का? किसी भी एक बॉक्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लीजिए एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन। कितने मार्बल निकालने? एक। फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम इट, इफ द मार्बल इज रेड, अब वो जो मार्बल निकाल रहे हैं वो कौन से कलर का है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स A, B and C? बताइए मेन इवेंट क्या है? बॉक्स ऑफ A, B, C और D। प्रोबेबिलिटी क्यों 1/4? क्यों? समझे बेटा, कई जन है ना यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अरे भाई पहले समझो क्या है। उसने बोला है वन ऑफ द बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। पहले वो पहला लेवल पे क्या बोल रहा है? फर्स्ट लेवल पे क्या बोल रहा है? बॉक्स सेलेक्ट करिए। जब मेन इवेंट आ जाए तो कॉमन इवेंट क्या है? चारों में कॉमन क्या है? कि चारों बॉक्सेस में रेडी निकलनी चाहिए। तो ये 1/4 क्यों लिख पा रहा हूं मैं बताइए? उसने बोला है वन ऑफ द बॉक्सेस
सेलेक्टेड एट रैंडम, चारों में से किसी भी एक बॉक्स को चूज कर लीजिए, तो एक किसी भी एक बॉक्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, 25%, 25%, 25% सबके हो जाएंगे। अच्छा, कॉमन इवेंट क्या है? रेड बॉल। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग नंबर 1 या ए कितनी है बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम द बैग नंबर 3 8/, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल 0 है। ठीक है, अब इन चारों में से किसी ना किसी का फ्लिप पूछा होगा, एबीसी। अच्छा, ये एबीसी कर लेते ना, करेक्ट है। तो पहले सबसे पहले ए बाय आर निकाल लेते हैं, ए का तो फॉर्मूला क्या होगा? आर अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। याद आ रहा है आपको? मेन कॉमन अपॉन मेन फिर फ्लिप, आर अपॉन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आर अपॉन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आर अपॉन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, आर अपॉन डी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। बताइए समझ में आया क्या? सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लीजिए और आंसर निकालिए। अच्छा मुझे बताइए, अगर यही प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स नंबर बी में से होता तो डिनोमिनेटर तो सेम ही रहता भाई, सबका सम है, चेंज ऊपर ही आता, क्या? आर अपॉन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर सी में से होता तो आर अपॉन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और डिनोमिनेटर में सारी चीजें। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? तो ये सारी चीजें आप वैल्यू पुट करी, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको करवाता हूँ 7th क्वेश्चन, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एचओटीएस का, जिसके ऊपर क्वेश्चंस और बन सकते हैं। कोई भी कसर मत छोड़िएगा अपनी तैयारी में। जो जो आपको साथ साथ मेरे चैप्टर्स कर रहे हैं उनको पूरा अच्छे से ईमानदारी से चैप्टर करिए। ये 8 नंबर का चैप्टर है अकेला, 8 मार्क्स दिलवाएगा। 8 मार्क्स यानी 10% होता है, समझ में आ रहा है? 18 तारीख से पहले मैं आपकी संडे को, ये संडे को टेस्ट 18 तारीख को आएगा यार संडे। आपको कितने दिन चाहिए इंग्लिश पढ़ने के लिए? 0? 15 से? अरे बेटा इतने दिन क्या करोगे यार इंग्लिश? 18 से पढ़ लेना, 18, 19, 20, 21, 4 दिन इंग्लिश पढ़। देखो तुम लोगों के पास टाइम है, साइंस वालों के पास नहीं है। मैं केस स्टडी के क्वेश्चंस करवाना चाहता हूँ, बस मेरा कंसर्न यही है। चलो देखते हैं, नहीं तो फिर मैं अकेला यहाँ पे केस स्टडी की वीडियो बनाता रहूंगा, क्या करूंगा फिर? 1 घंटा नहीं, केस स्टडी में कम से कम 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे का मतलब 15 मिनट की एक केस स्टडी, तो 8 केस स्टडी खत्म होती है, ये देख लो। बस वही, फिर लास्ट तरीका तो वही है, वो तो है ही है फिर। हाँ अरे भाई वो तो अभी भी सभी को बुलाया था, कितने जने थे तो वो दिख नहीं रहे थे दिनों से। हाँ हाँ चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उसके बाद में मैं आपको 9th भी करवाऊंगा, ये ए फेल्स बी फेल्स वाला। एक 8th क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है वो बता दूंगा। कितना टाइम रह गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फटाफट खत्म करते हैं। अज्यूम दैट, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अज्यूम दैट चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। अज्यूम करिए कि एक पेशेंट है, नॉर्मल आदमी के बारे में बात नहीं चल रही है, एक पेशेंट है, जो इस बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, मुझे पता है लास्ट टाइम में, वो भाई साहब बहुत ही मामला, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में, एक पेशेंट है जिसको 40%, पेशेंट मतलब पैर में दर्द हो सकता है, सर में दर्द है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई भी रीजन हो सकता है। अब पेशेंट, assume that our chances of patient having heart attack is 40%। उसको हार्ट अटैक आ जाए, इसके चांसेस कितने हैं? 40% चांसेस है कि उसको हार्ट अटैक आ जाए। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट मेडिटेशन योगा कोर्सेज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। अगर कोई आदमी मेडिटेशन और योगा करे तो ये चांसेस है कि 30% केसेस में 30% क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। क्या? हार्ट अटैक आने के चांसेस। किसके? नहीं, वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? अज्यूम में चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। इसका मतलब 60% को हार्ट अटैक। मान लो पहले अपोर्ड आंगन हॉस्पिटल में सारे के सारे भरे पड़े हैं, कौन पेशेंट है आपको दिख ही रहा है, उनमें से 40% चांसेस वालों को क्या है? हार्ट अटैक आ सकता है ना। तो 60% वाले योगा मेडिटेशन क्यों करेंगे? कौन करेंगे मेडिटेशन योगा? जो हार्ट अटैक 40% वाले उनको बोलेंगे भाई तू मेडिटेशन योगा करके, उससे क्या होगा कि उससे चांसेस है कि 30% केसेस के अंदर तेरे को हार्ट अटैक आने के चांसेस रिड्यूस कम हो जाएंगे।
लेकिन उसको दूसरा पहलू भी बताएंगे, क्या कि मेडिटेशन योगा करते वक्त ये भी चांसेस है कि 70% तेरे को हार्ट अटैक आ जाए। सही है कि नहीं? देखिए पढ़िए, वही लिखा है उसमें। आपको समझ में आ रही मेरी बात है क्या बता रहा हूं मैं? यही बोला है ना उसने, उल्टा बता रहा हूं मैं। वो बोल रहे हैं कि एक पेशेंट है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है कि कितने पर 100 जने हैं, 100 में से कितने को हार्ट अटैक आ सकता है कि 40 जने हो सकते हैं। उन 40 में से अगर कोई मेडिटेशन योगा करे तो उस 40 में से 30% केसेस, चांसेस कम हो जाएंगे किसके? हार्ट अटैक आने के। लेकिन मेडिटेशन योगा करते वक्त भी हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं? अरे बात समझ में आ रही है क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। आप उसका दूसरा साइड देखिए, आगे देखिए। प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ ड्रग्स रिड्यूस चांसेस बाय 20। अगर कोई बोले कि यार, कोई बोले मुझसे मेडिटेशन योगा नहीं होगा, तो बोले मैं दवाई लूंगा, तो 25% चांसेस क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे किसके? हार्ट अटैक आने के। लेकिन दवाई लेते वक्त भी हार्ट अटैक कितने परसेंट चांसेस में आ सकता है? 70% चांसेस में तो आएगा। समझ में आ रही बात? ये क्या बोला? वाह भाई यार, क्या यार, तुमने तो ब्रह्म ज्ञान दे दिया मुझे। जिसको आना है उसको तो आएगा ही, तो छोड़ दे, बंद करके रख देते हैं। हाँ ध्यान दीजिए, आगे देखिए। एट अ टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। वो मेडिटेशन योगा और क्या नाम है, दवाइयां, दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटीज के साथ में चूज कर सकता है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड एट रैंडम। ऐसा पाया गया कि दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करने के बाद में पेशेंट सफर्स हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आ ही गया। What is the probability that patient followed a course meditation in yoga? बताइए मेन इवेंट कौन सा है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेडिटेशन योगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ले लूं तो मेडिटेशन योगा की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बताइए, क्या सपना है कि आपको मन में बैठे हुए? क्यों नहीं? उसने बोला इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में मेडिटेशन योगा और ड्रग्स लेना, दवाइयां। ड्रग्स के साथ में ब्रैकेट बोलना पड़ता, दवाइयां, सहिया तो लेना इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ में। सही है, तो हाफ और हाफ बोलो, सही लिखा, सही है। अब बताइए इसमें कॉमन इवेंट क्या है? हार्ट अटैक आना। चाहे वो मेडिटेशन योगा कर रहा है तभी हार्ट अटैक आ रहा है, नहीं कर रहा है तभी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक, सुनना, when he is doing meditation, probability of heart attack when he is doing taking drugs। तो अब बताइए, हार्ट अटैक आते वक्त हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है जब मेडिटेशन योगा कर रहा है? अब एक गड़बड़ हो जाएगी, सुनिएगा। सबसे पहले मुझे बताइए कितने परसेंट लोगों को चांसेस है? तो सबसे पहले आप 40% लोग लोगे। ये तो वो लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन मेडिटेशन योगा करने वाले ये है क्या? कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन योगा करते वक्त कितने जनों को आ रहा है? सुनिए अच्छे से, क्या बोला? 30% केसेस में क्या हो जाता है? मेडिटेशन योगा करते वक्त रिड्यूस हो जाता है। लेकिन करते वक्त आ भी कितने जनों को जाता है? तो आप इसको क्या करेंगे? 70/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सुनिए, इसका मतलब क्या है? जो 40% लोग हैं उन्हीं का ही तो 70% क्या होगा? हार्ट अटैक आएगा ना। तो ये चीज कई जने भूल जाते हैं। हार्ट अटैक लाना है, उसकी प्रोबेबिलिटी करनी है, रिड्यूस करना होता तो क्या करता? समझ में आ रही है क्या बात? अभी बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 40/100 कौन है? आ सकता है। लेकिन दवाई लेते वक्त कितने जनों को आ सकता है? 70। आपको ऑनेस्टली समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? हाँ भाई, पीछे कोई भी डाउट हो इधर तो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी कॉमन डाउट भी मत रखिएगा। अब इन दोनों में से किसी ना किसी का फ्लिप पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका पूछा है? my डिवाइडेड बाय h अपॉन my, प्रोबेबिलिटी ऑफ my। तो बहुत माइन्यूटली चीजों को देखिए ताकि आपको समझ में आए। करेक्ट? समझ में आया? सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए।
देख लीजिए एक बार, फाइनल आंसर बताइए कितना आ रहा है। 14/19, कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करते हैं हम। आगे क्लास है क्या? बढ़िया नहीं होते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट जानते हो क्या होता है? जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स होती है। द सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर सॉरी 0 और 1। ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1। आपको एक डिटर्मिनेंट बनाना है जिसके अंदर या तो आप डिजिट 0 डाल सकते हैं या क्या डाल सकते हैं 1। तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट बन सकते हैं ऐसे, तो 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है? डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे किया जाता है? मान लो 1 0 0 1 है और आपको बोला जाए कि ये इसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 1 - 0, इसका मतलब 1। अब ऐसे ऐसे मुझे डिटरमिनेंट ढूंढने हैं जिसकी वैल्यू क्या आ जाए, लेकिन तब से पहले मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि टोटल ऐसे डिटरमिनेंट बनेंगे कितने हैं। तो फॉर्मूला याद है आपको? क्या सिखाया गया था? ये 4 प्लेसेस है आपके पास में। तो सबसे पहले कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप पहले बहुत सारे बन सकते हैं ना, जैसे 0 0 0 1 हो गया, फिर 1 0 0। अब ऐसे तो मैं कितने सारे बनाता रहूंगा। टोटल सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा ना कि टोटल डिटरमिनेंट बन कितने रहे, जिसमें डिजिट क्या यूज करनी है 0 और 1, और किस ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेना है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम। तो फॉर्मूला होता है डिजिट टू द पावर ऑर्डर। ये बात आपको बताइए कि डिजिट कितने हैं 0 और 1 ही लेने। ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 2 की पावर 4, यानी टोटल 16 डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं अलग अलग तरीके के, जिसके अंदर क्या 0 और 1 लिया जा सकता है। अब इन 16 डिटरमिनेंट्स में से आपको वो डिटरमिनेंट ढूंढने हैं। अच्छा, इन 16 में कौन कौन सा हो सकते हैं बताइए आप मुझे। ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये ऐसा वो असर हो सकता है ना। इसमें से आपको वो वाले ढूंढने हैं जिसका आंसर क्या है पॉजिटिव। तो बताइए कैसे होगा? पहले ये होगा ना 1 माइनस, और बताइए ये हो सकता है 1 - 0 पॉजिटिव आएगा। ये हो सकता है, इसके अलावा बताइए नहीं आएगा। क्यों बताइए? क्योंकि अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो आपको यहां और यहां तो 1 रखना ही पड़ेगा। अगर आपने यहां से यहां 1 हटा दिया, समझ में आया? अगर आपने यहां दोनों जगह 1 कर दिया तो 1 - 1 0 आंसर आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपको अगर आंसर पॉजिटिव रखना है तो आपको यहां 1 तो आप चेंजेस कहां कर सकते हो? इन दोनों जगह, यहां दोनों पे एक 0 रख दिया, एक बार 1 0 रख लिया, एक बार 1 0। इसके अलावा और कुछ कर सकते हो? नहीं। इसलिए इसका आंसर कितना है? पॉजिटिव नहीं होगा ना, 0 क्यों लोगे? 0 नहीं लेंगे ना, उसने पॉजिटिव आंसर बोला है ना। 0 पॉजिटिव नंबर कब से होने लग गया? हाँ, बात समझ में आ गई क्या? सभी को समझ में आ रही है? पक्का? आगे बढ़िए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है वो? ए फेल बी फेल वाला क्वेश्चन नंबर। अब देखिए बेटा, मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाया उसके हिसाब से मैं पहले आपको बता देता हूं ताकि क्वेश्चन डिफरेंसेस आए ना, है ना। तो उसी के हिसाब से वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसका मतलब मैं 2 2 3 3 चीजें आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से चेक करिएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे, और जो पहले आपको सिंबल्स मैंने लेट करवाए उसी सिंबल्स के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम्स A and B. From previous year testing procedures, the following probabilities are probability of A fails. अब देखिए A fails में या तो मैं डैश लग देता हूं, तो मैं डैश नहीं लगा रहा हूं, मैं A ही लिख रहा हूं। मैं मान रहा हूं A जो है वो फेल होने वाला है, तो डैश वाला क्या हो जाएगा, ऐसा मैं पहले ही अज्यूम करके रख रहा हूं। करेक्ट है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B fails alone
एक तो ये निकाला, बताता हूं भी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल्स, ये है। अब सुनना, फेल वाले को नॉर्मल लिखना है, तो आप सबसे पहले इसके ऊपर लिख लीजिए ए, व्हेन ए बिकम्स फेल, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, एग्जामिनर को भी समझा लीजिए। अब मुझे बताइए बी फेल्स अलोन का मतलब क्या है? बी फेल हो रहा है, पास कौन हो रहा है? तो पास होने पे क्या लगाते हैं? और बी पे एज इट इज रखूंगा, क्यों बताइए? जो फेल हो रहा है उसके ऊपर नॉर्मल रखा जाएगा, जो पास हो जाएगा उसको बीच में इंटरसेक्शन लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? क्यों, रीजन बताइए। इंटरसेक्शन क्यों लगा रहा हूं? अरे भाई बी फेल हो रहा है, ए पास हो रहा है, लेकिन कंसिडर दोनों को करना है। तो अब मुझे बताइए, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 0.15। अच्छा ए एंड बी फेल्स मतलब ए भी फेल हो गया, बी भी फेल हो गया, डैश लगाऊंगा क्या? नहीं लगाना, बीच में बोलो सही लिखा है क्या? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेम ही है क्या ये? अच्छा, अब वो चाहता क्या हमसे? क्या चाहता है? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स डिवाइडेड बाय बी हैज फेल्ड। तो क्या आपसे वो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी चाह रहा है क्या? आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए फेल्स व्हेन बी हैज फेल्ड, डैश लगाऊंगा क्या? क्यों? हम लोगों ने पहले एक अजम्पशन लिया है क्या? फेल वाले को नॉर्मल लिखेंगे, पास वाले को, तो इसका मतलब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। क्या आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी है ऊपर वाले की? कहां है, ये रही। क्या पीबी की प्रोबेबिलिटी है? नहीं है, तो पीबी की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे बताओ? मैं इसकी हेल्प से निकालूंगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश दे रखा है 0.15। क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या? क्या जिसके ऊपर डैश नहीं है वो लिखेंगे माइनस, बोलो सही लिखा है क्या? जो झूठ बोलेगा भगवान करे फेल हो जाए बुरी तरह से, मैथ्स में नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट में, फिर रिपीट तो करना ही पड़ जाएगा। हाँ, झूठ मत बोलना, नहीं समझ में आया तो। हाँ बताइए, बोलो ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो जिसके ऊपर डैश नहीं वो लिखा जाएगा माइनस। अब मुझे बताइए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, चाहे बी इंटरसेक्शन एक ही चीज होती है, तो कितना होगा? 0 पॉइंट, इसको उधर भेज दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? अब बताइए, क्या इसके दोनों के फॉर्मूला है? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.15। और इसकी कितनी है? क्या आंसर आ रहा है क्या? चेक करिए, चेक करिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1/2 आंसर आना चाहिए, सही है। अच्छा सेकंड बताइए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स अलोन। ए फेल्स अलोन का मतलब ए भाई साहब फेल हो रहे हैं, पास कौन हो गया? किसके ऊपर डैश लिखाऊंगा? बी पे। बीच में फॉर्मूला क्या लिखूंगा बताइए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में दे दी थी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.05। क्या आंसर्स मैच कर रहे हैं? ये हमारा आंसर है, चेक करिए जल्दी से। ठीक है, वीडियोस में सारे अपलोड करता हूं आज, आप पढ़ाई करिए, बाकी कल देखते हैं। कल तो वैसे टेस्ट है, तैयारी करके आइएगा।